इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। नमस्कार दोस्तों, द रियल स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र शर्मा। 9 जून 2025 की रात, उस दिन अमेरिका से आई एक ट्वीट ने पूरे भारत को हिला कर रख दिया। क्या था ये ट्वीट? अमेरिका की पूर्व CIA ऑफिसर सारा एडम्स के एक्स अकाउंट से ये ट्वीट किया गया था। इसमें लिखा गया था कि अफगानिस्तान से भारत पर अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला प्लान हो रहा है। अल-कायदा और उसके सहयोगी तैयार हैं। अब आप बताइए कितना बड़ा ट्वीट है ये ट्वीट कुछ घंटों में ही वायरल हो गया और फिर पता चला कि अकाउंट हैक था, ट्वीट फेक था, तो बात आई गई होगी। लेकिन दोस्तों, कभी कभी फेक खबर भी सच्चाई का आईना होती है। ये उस ट्वीट से हमें पता चला। क्यों? क्योंकि उसके ठीक 5 महीने बाद जो हुआ, उसने साबित कर दिया कि चेतावनी झूठी थी, मगर खतरा बिल्कुल असली था। जो हमें खतरा महसूस हुआ, आपने भी देखा। ये कहानी है भारत के खिलाफ चल रही सबसे खतरनाक और सबसे शिक्षित आतंकी साजिश की। जी हां, इसमें इंजीनियर्स, डॉक्टर सब इन्वॉल्व हैं। जहां बॉम्बर कोई मदरसे का मौलवी नहीं है, बल्कि MBBS डॉक्टर थे। यहां विस्फोटक मस्जिद में नहीं, यूनिवर्सिटी के हॉस्टल रूम में छिपाए गए थे। आप फर्क देखिए, पहले क्या होता था और अब क्या हो रहा है। और जहां कोऑर्डिनेटर दुबई की लग्जरी बिल्डिंग से टेलीग्राम चला रहा था, दूसरी ओर भारत में खाने पीने की चीजों में जहर फैलाकर एक बड़े पैमाने पर लोगों को बीमार करने की साजिश रची जा रही थी। आप समझिए कि एक केमिकल लेके आए हैं और प्रसाद में उसको मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी और सबसे बड़ी, भारत के इंटरनेट और एयरपोर्ट नेटवर्क को जाम करने की कोशिश, यह साजिश भी की जा चुकी थी, जिसे हम देख चुके हैं। लेकिन यह साजिश फेल हो गई। इन सबके पीछे कोई भी शामिल हो, लेकिन भारत ने अब बदला लेने की ठान ली है। 10 नवंबर 2025 लाल किले के ठीक सामने एक सफेद हुंडई i20 कार, इसमें जोरदार धमाका हुआ। 13 लोग मौके पर शहीद हो गए और 48 घायल भी हुए। कार की नंबर प्लेट दूर उड़कर गई, बॉडी चारों तरफ बिखर गई। लेकिन दिल्ली पुलिस और NI की टीम ने एक टुकड़ा उठाया और कार का इंजन नंबर और उसके साथ उसकी सब डिटेल्स 48 घंटे के अंदर पता चल गई। कार पुलवामा के डॉक्टर उमर रबी की थी। DNA टेस्ट में आया कि बॉम्बर भी वही था। अब शुरू हुआ असली खेल। NIA और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को शक हुआ यह कोई लोकल गुंडा या छोटा आतंकी नहीं था। कार मालिक एक असिस्टेंट प्रोफेसर था, वो भी फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में वहां काम करता था, एक डॉक्टर था। यूनिवर्सिटी में जब रेड पड़ी तो हॉस्टल के रूम नंबर 214 में जो मिला, उसे देखकर अफसरों के होश उड़ गए। क्या था वहां पर? वहां पर पूरा असलहा पड़ा था। AK-47, 11 हैंड ग्रेनेड्स, उसके अलावा 8 टाइमर डेटोनेटर्स, 2800 किलो अमोनियम नाइट्रेट प्लस RDX मिक्सचर। और सबसे हैरान करने वाली बात थी, कमरे में MBBS की किताबें, स्टेथोस्कोप और साथ में जैश-ए-मोहम्मद का झंडा। अब आप देखिए कि पूरी साजिश किस तरह से चल रही थी, किस तरह से बड़े पैमाने पर इसको साजिश को अंजाम दिया जा रहा था। इस घटना के बाद यूनिवर्सिटी से जुड़े 2 लेक्चरर और पकड़े गए। डॉक्टर मुजम्मिल शकील गनी, जो पुलवामा के थे, डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी, तो ये भी एक रजिस्टर्ड डॉक्टर थे। उसके बाद डॉक्टर अदील अहमद राथर, जो कुलगाम के थे, अनंतनाग मेडिकल कॉलेज में जॉब करते थे। लेकिन असल काम था जैश-ए-मोहम्मद का फंड कलेक्शन और हथियार छिपाना। तो डॉक्टर्स अब पूरे मैदान में आ गए हैं और देशद्रोही गतिविधियों में शामिल हो गए। इन दोनों के फोन से एक नाम बार बार सामने आया, मुजफ्फर अहमद राथर का। वो था अदील का बड़ा भाई, जो दुबई में रहता था, लेकिन दुबई सिर्फ कवर था। NIA ने दुबई पुलिस से संपर्क किया तो पता चला कि मुजफ्फर अक्टूबर 2025 में दुबई से गायब हो चुका था। उसकी लोकेशन निकली अफगानिस्तान। तो अब तार कहां जुड़ गए? भारत, दुबई और अफगानिस्तान। इस मामले की छानबीन में डॉक्टर का तुर्की कनेक्शन भी सामने आ गया।
यहां पाकिस्तानी हैंडलर उकासा उन्हें निर्देश देता था। तो अब कनेक्शन किसके साथ हो गया? पाकिस्तान और तुर्की के साथ। उधर पाकिस्तान आधारित जैश ए मोहम्मद चीफ मौलाना मसूद अजहर और उसके हैंडलर्स अफगानिस्तान में बैठे थे। जांच में 2002 की एक फोटो भी मिली है। इसमें इस्तांबुल के एक होटल में 3 लोग बैठे हैं, डॉक्टर उमर नबी, डॉक्टर मुजम्मिल गनी और मुजफ्फर अहमद राथर। ये तीनों दिखे। उनके सामने बैठा था वही शख्स जैश ए मोहम्मद का पाकिस्तानी हैंडलर उकासा। तो मतलब अब पूरा का पूरा पिक्चर पूरी की पूरी क्लियर हो गई। छानबीन में पता चला कि उकासा अफगानिस्तान में तालिबान कंट्रोल इलाके में रहता था, वहां से अपडेट करता था और वहीं से ऑपरेट करता था। आतंकी सेशन और टेलीग्राम पर कोड वर्ड्स का इस्तेमाल करते थे। दवा, इंजेक्शन, ऑपरेशन थिएटर, ये सब आतंकी हमलों के कोड थे और इन्हीं का ही वो इस्तेमाल करते थे। साजिश में एक महिला डॉक्टर भी शामिल थी, लखनऊ की डॉक्टर शाहीन सईद। अब इसमें एक एलिमेंट और जुड़ गया है कि महिलाएं भी उसमें शामिल थी। इस महिला पर जैश ए मोहम्मद की महिला विंग बनाने का पूरा ड्यूटी थी, उनकी जिम्मेदारी थी। एक तरह से जो श्रीलंका के लिट्टे की महिला विंग की तर्ज पर जैश ए मोहम्मद की पहली महिला कमांडर बनने वाली थी ये, और इनको इसकी जिम्मेदारी दी गई थी। उसका काम था महिला आतंकियों को ट्रेन करना और केमिकल अटैक की तैयारी करवाना। इसके अलावा हैदराबाद में डॉक्टर अहमद मोइनुद्दीन सईद, उनको भी पकड़ा गया। उनके घर से रिसिन टॉक्सिन मिला, जो कि बहुत खतरनाक जहर होता है। रिसिन इतना खतरनाक होता है कि 1 ग्राम अगर डाल दिया जाए कहीं तो 36,000 लोग मारे जा सकते हैं। प्लान ये था कि दिल्ली मेट्रो और न्यू ईयर भीड़ में इसका छिड़काव किया जाएगा। आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर ये लोगों की जान देने के लिए तैयारी की जा रही है। पकड़े गए आतंकियों के इंटरोगेशन से यह भी खुलासा हुआ कि 6 दिसंबर 2025, जो कि बाबरी विध्वंस की बरसी है, उस दिन दिल्ली, अयोध्या, लखनऊ और बनारस में एक साथ 12 कार बॉम्ब उनके धमाके किए जाने थे। इसी तरह न्यू ईयर की रात को मॉल्स, मेट्रोज और धार्मिक स्थलों पर केमिकल के साथ साथ विस्फोटक जो है अटैक किए जाने थे। ये पूरे प्लान थे। तो ये पूरी उनकी साजिश थी। आपको याद होगा तो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में आया था कि रूस की एफएसबी ने भी भारतीय एजेंसियों को अलर्ट किया था। पुतिन की दिल्ली विजिट के दौरान बड़ा अटैक प्लान है, ये वहां से एक तरह से चेतावनी दी गई थी। पुतिन की यात्रा दिसंबर में प्रस्तावित है। कुछ एनालिटिक्स का दावा है कि यह सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि एंग्लो अमेरिकन खेमे का भी प्रेशर था, ताकि भारत रूस समिट डिरेल हो जाए। और ये बहुत चौंकाने वाला मामला है, क्योंकि इसमें अब अमेरिका का नाम भी आ गया है। क्या सीआईए इसमें इन्वॉल्व थी? क्या अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली कुछ इनको मदद की जा रही थी? भारत को 3 तरह से घेरने की साजिश रची जा रही थी। एक तरह से पहले जहर, दूसरा विस्फोट और तीसरे एयरपोर्ट या दूसरी जरूरी सेवाओं के सिग्नल्स को ब्लॉक करना और बूफिंग करके। दोस्तों, जब एक देश का आर्मी इंटेलिजेंस आईएसआई जैसा डॉक्टर्स को ट्रेन करके अफगानिस्तान से डायरेक्ट कमांड देकर आपके राष्ट्रीय स्मारकों पर हमला करवाए, तो इसे प्रॉक्सी वॉर नहीं कहते, इसे हाइब्रिड वॉर कहते हैं। प्रॉक्सी वॉर तो कुछ और था, अब ये हाइब्रिड वॉर शुरू हो गया। यह गृह युद्ध की अनौपचारिक शुरुआत है। ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से घर के अंदर युद्ध भड़क जाए। तो ये जो युद्ध एक तरह से भड़काया है, इसका जवाब भी सरकार क्या देगी। सूत्र बताते हैं कि एनआईए और रॉ ने मुजफ्फर राधर और हैंडलर उकासा के ठिकानों को लॉक कर दिया है, जो कि उनकी लोकेशन लॉक हो गई है। पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद के कई कैंप फिर से एक्टिवेट हो गए हैं। जो ऑपरेशन सिंदूर में डिस्ट्रॉय किए गए थे उनमें से कई हैं। लेकिन इस बार भारत का धैर्य जवाब दे चुका है। भारत की सरकार अब चुप नहीं बैठेगी। 2016 से 2019 की तरह सर्जिकल स्ट्राइक हो या उससे बड़ा कुछ हो, अभी कुछ नहीं कह सकते। मामले की जांच हो रही है। इस जांच के बाद सभी सबूतों को इकट्ठा किया जाएगा और तब भारत की सरकार फैसला करेगी। तब तय होगा कि ये एक्ट ऑफ वॉर है या नहीं। और अभी अभी फौरी तौर पर यह लग रहा है कि एक्ट ऑफ वॉर है, क्योंकि देश के खिलाफ साजिश है। जो जिस तरह के सबूत मिले हैं उससे एक्ट ऑफ वॉर साफ नजर आता है। संदेश साफ है, जो भारत की मिट्टी को छूने की कोशिश करेगा, हिम्मत करेगा, वो मिट्टी में मिल जाएगा। ये भारत के नेताओं ने साफ साफ तौर पर कह दिया है। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी।
इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो क्या दिल्ली ब्लास्ट युद्ध की शुरुआत है? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। यह ऑपरेशन 2 की शुरुआत करेगा क्या? यह निश्चित रूप से हाइब्रिड वॉरफेयर का हिस्सा है, ये सब जानते हैं। पाकिस्तान प्रॉक्सी के जरिए भारत को अस्थिर करना चाहता था और अब वो हाइब्रिड वॉर पे उतर गया है, लेकिन भारत चुप नहीं बैठेगा। हमारे सुरक्षा बलों ने इस मॉड्यूल को एक तरह से तोड़ दिया है। जो जिस तरह से अरेस्ट हुई हैं उसमें हजारों जिंदगियां बची हैं, कई लोगों को बचाया गया है। तो भारत जरूर जवाब देगा। सर्जिकल स्ट्राइक हो या मजबूत एक्शन हो या आतंकियों के आकाओं को सबक सिखाना पड़े, भारत हर तरह का एक्शन लेगा और ये साफ तौर पे कह दिया गया है। इसकी एक बैठक बहुत जल्दी होने वाली है। सबूतों को इकट्ठा करके सरकार कोई अंतिम निर्णय पर पहुंचेगी। दोस्तों, हमारे जवान, हमारे पुलिसकर्मी, हमारे इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स रात दिन जागकर हमें सुरक्षित रखते हैं, हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। मैं उन्हें सलाम करता हूं। भारत एक मजबूत देश है, एकजुट है। भारत जो है उसने अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया है और ऐसे कुचक्र भारत को झुका नहीं सकते। आप इस मुद्दे पर अपनी राय दीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।